हेलो दोस्तों, यथार्थ हिंदी एजुकेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे हिंदी साहित्य के कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न जो कि हिंदी टीजीटी पीजीटी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि डेली आपको इस प्रकार की वीडियो मिलती रहेंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। पहला प्रश्न है कि अपनी लंबी कविताओं में फैंटेसी के प्रयोग के लिए कौन कवि सर्वाधिक चर्चित हैं। कौन से कवि हैं जो अपनी लंबी कविताओं में फैंटेसी के प्रयोग के लिए सबसे अधिक चर्चा में हैं। इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन ए है मुक्तिबोध। मुक्तिबोध जो हैं वह अपनी लंबी कविताओं में फैंटेसी के प्रयोग के लिए सबसे अधिक चर्चित है, यानी कि प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है सांप तुम सभ्य तो नहीं, कविता किसकी है। आपको बताना है यह कविता किसकी है। ऑप्शन है मुक्तिबोध, अज्ञेय, रघुवीर सहाय और सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। और सांप तुम सभ्य तो नहीं, इस कविता के जो लेखक हैं वह हैं अज्ञेय। अज्ञेय यानी कि हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय इनका पूरा नाम है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सी रचना मुक्तिबोध की नहीं है। आंसर देना है नहीं में, जो नहीं है वह बताना है। तो अंधेरे में मुक्तिबोध की रचना है। ब्रह्म राक्षस भी मुक्तिबोध की रचना है। चाँद का मुंह टेढ़ा है, यह भी मुक्तिबोध की रचना है। राइट आंसर इसके लिए ऑप्शन सी है संसद से सड़क तक। यह रचना मुक्तिबोध की नहीं है, यह है धूमिल की रचना। सुदामा पांडे धूमिल, यह रचना है धूमिल की। सुदामा पांडे धूमिल की यह रचना है। अगला प्रश्न है कि ब्रह्म राक्षस लंबी कविता में ब्रह्म राक्षस किसका प्रतीक है। तो मुक्तिबोध की जो कविता है ब्रह्म राक्षस, इसमें ब्रह्म राक्षस किसका प्रतीक है। इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन डी कुंठित बुद्धिजीवी। कुंठित बुद्धिजीवी का इसमें जो ब्रह्म राक्षस है वह कुंठित बुद्धिजीवी का प्रतीक है। अगला प्रश्न है कि मुक्तिबोध ने फैंटेसी का सफल प्रयोग अपनी किस कविता में किया है। मुक्तिबोध की कौन सी कविता थी जिसमें कि उन्होंने फैंटेसी का सफल प्रयोग किया है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी है अंधेरे में। अंधेरे में मुक्तिबोध की जो रचना है इसमें उन्होंने फैंटेसी का सबसे अधिक सफल प्रयोग किया है अपनी इस कविता में। अगला प्रश्न है सीढ़ियों पर धूप कविता संग्रह किसका है। सीढ़ियों पर धूप यह कविता संग्रह किसका है। तो इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन ए है रघुवीर सहाय। सीढ़ियों पर धूप रचना रघुवीर सहाय की है। सीढ़ियों पर धूप रचना रघुवीर सहाय की है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सी रचना रघुवीर सहाय की नहीं है। जो नहीं है, नहीं में आपको आंसर देना है। तो सीढ़ियों पर धूप यह रचना रघुवीर सहाय की है। आत्महत्या के विरुद्ध भी रघुवीर सहाय की रचना है। लोग भूल गए यह रचना भी रघुवीर सहाय की है। जो भूरी भूरी खाक की धूल यह रचना है रघुवीर, यह इनकी रचना नहीं है। तो यह रचना है मुक्तिबोध की। ठीक है, भूरी भूरी खाक धूल जो रचना है यह मुक्तिबोध की रचना है। अगला प्रश्न है याद रखो मुक्ति कभी अकेले नहीं मिलती, यदि वह है तो सबके साथ है। कविता किसकी है। यह कविता किसकी है कि याद रखो मुक्ति कभी अकेले नहीं मिलती, यदि वह है तो सबके साथ है। यह कविता किसकी है। इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन सी है मुक्तिबोध। जो यह कविता है यह मुक्तिबोध की कविता है। अगला प्रश्न है कि रघुवीर सहाय किस तार सप्तक के कवि हैं। रघुवीर सहाय किस तार सप्तक के कवि हैं। 4 तार सप्तक हुए। पहले सप्तक का नाम केवल तार सप्तक था, दूसरे का नाम द्वितीय, तीसरे का तृतीय और चतुर्थ चौथा तार सप्तक था। तो आपको बताना है कि रघुवीर सहाय उनमें से किस सप्तक में थे। प्रत्येक सप्तक में 7 कवियों का वर्णन मिलता है। तो बताना है कि जो रघुवीर सहाय थे यह किस सप्तक के कवि थे। इसके लिए आप ऑप्शन भी आपको दिए गए हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन है बी दूसरे। जो रघुवीर सहाय थे यह दूसरे तार सप्तक के कवि थे। तो दूसरे सप्तक में इनके अलावा जो दूसरा सप्तक था देखिए 1951 में प्रकाशित हुआ था। और इनके अलावा इसमें भवानी प्रसाद मिश्र थे, शकुंतला माथुर थी, हरिनारायण व्यास, शमशेर बहादुर सिंह, नरेश मेहता, धर्मवीर भारती, इनकी रचनाएं इसमें प्रकाशित हुई थी। और रघुवीर सहाय यह दूसरे सप्तक के
कवि थे और 1951 में यह दूसरा सप्तक प्रकाशित हुआ था। और सबसे स्टार्टिंग में जो प्रकाशित हुआ था उसका नाम था तार सप्तक, जो कि 1943 में प्रकाशित हुआ था। अगला प्रश्न है कि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना किस तार सप्तक में से नई कविता के प्रतिनिधि कवि हुए? तो किस तार सप्तक से सर्वेश्वर दयाल सक्सेना किस तार सप्तक से नई कविता के प्रतिनिधि कवि हुए? इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन सी, तीसरे। तो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जो थे वो तीसरे तार सप्तक के कवि थे, तो वे तीसरे तार सप्तक से वह जो थे नई कविता के प्रतिनिधि कवि हुए। अगला प्रश्न है कि कविता अपना वक्तव्य स्वयं देती है, कवि की वकालत उसके लिए जरूरी नहीं। कथन किसका है? यह कथन है कि जो कविता है वह अपना वक्तव्य स्वयं देती है, कवि की वकालत की उसके लिए ज़रूरत नहीं। अर्थात कि कविता स्वयं के बारे में स्वयं ही बताती है। जब हम कविता पढ़ते हैं तो खुद ही उसके बारे में पता चल जाता है, कवि को उसकी वकालत करने की ज़रूरत नहीं होती है, कि कवि उसकी वकालत नहीं करता है कि यह क्या कहना चाहती है। तो यह कथन किसका है? इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन डी है, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। यह कथन सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का है कि कविता अपना वक्तव्य स्वयं देती है। यह कथन है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का। अगला प्रश्न है कि धूमिल किसका उपनाम है? धूमिल किसका उपनाम है? इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन ए है, सुदामा पांडे। सुदामा पांडे का उपनाम है धूमिल। अगला प्रश्न है धूमिल की किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ? धूमिल यानी कि सुदामा पांडे धूमिल इनका उपनाम है और पूरा नाम है सुदामा पांडे। तो इनकी किस रचना पर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ? इसके लिए राइट ऑप्शन है, देखिए, कल सुनना मुझे, संसद से सड़क तक, सुदामा पांडे का प्रजातंत्र या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, संसद से सड़क तक। संसद से सड़क तक जो सुदामा पांडे धूमिल की रचना थी, इसके लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ, संसद से सड़क तक। इसके अतिरिक्त कल सुनना मुझे और सुदामा पांडे का प्रजातंत्र, यह रचना भी सुदामा पांडे धूमिल की ही हैं, लेकिन साहित्य अकादमी इनको बी के लिए मिला है, संसद से सड़क तक, इस रचना के लिए। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सी रचना धूमिल की नहीं है? जो रचना धूमिल की नहीं है वह बताना है। तो ऑप्शन है संसद से सड़क तक, यह धूमिल की रचना है। कल सुनना मुझे भी धूमिल की रचना है। सुदामा पांडे का प्रजातंत्र भी धूमिल की रचना है। जो इसके लिए राइट आंसर है यानी कि नहीं जो है वह है आत्महत्या के विरुद्ध, जो कि रघुवीर सहाय की रचना है। अगला प्रश्न है कि मुक्तिबोध का निधन 1964 में हुआ था, इसी वर्ष किस प्रसिद्ध राजनेता का निधन हुआ था? तो मुक्तिबोध गजानंद माधव मुक्तिबोध इनका पूरा नाम है, गजानंद माधव मुक्तिबोध। इनका निधन हुआ था 1964 में। तो इस वर्ष कौन से प्रसिद्ध नेता थे जिनका निधन हुआ था? वह थे जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन डी इसके लिए राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि नरेश मेहता को उनकी किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ? ज्ञानपीठ पुरस्कार जो नरेश मेहता थे उनको उनकी किस रचना के लिए प्राप्त हुआ? तो नरेश मेहता को उनके संपूर्ण रचना कर्म के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। संपूर्ण रचना कर्म का मतलब है कि किसी एक विशेष रचना के लिए नहीं, बल्कि जितनी उन्होंने रचनाएं की थी उन सभी रचनाओं के आधार पर उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था, किसी एक रचना के लिए नहीं दिया गया था। तो इसके अतिरिक्त संशय की रात, महाप्रस्थान और वन पाखी सुनो, यह नरेश मेहता की ही रचनाएं हैं। ठीक है, ये सारी रचनाएं जो हैं यह नरेश मेहता की हैं और उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार उनके संपूर्ण रचना कर्म पर अर्थात कि सारी रचनाओं के लिए संयुक्त रूप से दिया गया था। अगला प्रश्न है कि नई कविता का प्रकाशन वर्ष है। नई कविता का जो प्रकाशन वर्ष है वो 1954 है। 1954 इसका प्रकाशन वर्ष है। तो ये कहीं कहीं आपको 1953 भी दिखने को, इसका 1953 से इसका जो है समय माना जाता है नई कविता का। और 1954 में जो डॉक्टर जगदीश गुप्त और रामस्वरूप चतुर्वेदी थे, इनके संपादन में नई कविता प्रकाशित हुई थी। पहली बार इसके नई कविता के इसमें प्रतिमान स्थापित हुए थे। तो किसके? जगदीश गुप्त और रामस्वरूप चतुर्वेदी। ठीक है, जगदीश गुप्त
जगदीश, एक थे जगदीश गुप्त और दूसरे थे राम स्वरूप चतुर्वेदी। दूसरे थे राम स्वरूप चतुर्वेदी। राम स्वरूप चतुर्वेदी थे। इन्होंने 1954 में नई कविता जो एक का प्रकाशन किया था पहली बार 1954 में। तो इसका प्रकाशन वर्ष है 1954। लेकिन नई कविता का जो प्रकाशन समय मतलब नई कविता का जो समय माना जाता है 1953 से भी माना जाता है। अगला है कनुप्रिया किसकी रचना है। इनके रचनाकारों के नाम बताने हैं आपको। कनुप्रिया के रचनाकार है धर्मवीर भारती। कनुप्रिया के रचनाकार धर्मवीर भारती हैं। संशय की एक रात, यह नरेश मेहता की रचना है। संशय की एक रात, इसके रचनाकार का नाम बताना है, नरेश मेहता हैं। उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर की प्रसिद्ध रचना है। इसके बाद जो रचना आती है वह है गीत फरोश। गीत फरोश यह भवानी प्रसाद मिश्र की रचना है। ठंडा लोहा धर्मवीर भारती की रचना है। कुआनो नदी यह रचना है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की। जो कुआनो नदी रचना है यह है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की। और शोक गीत यानी कि सोनेट्स के लिए कौन कवि प्रसिद्ध हैं। तो शोक गीत के लिए जो प्रसिद्ध कवि हैं उनका नाम है त्रिलोचन। शोक गीत के लिए प्रसिद्ध कवि हैं त्रिलोचन। इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन ए है। अगला है चुका भी नहीं हूँ मैं, यह रचना किसकी है। इस रचना के रचनाकार हैं शमशेर बहादुर। चुका भी नहीं हूँ मैं, शमशेर बहादुर की यह रचना है। खुशबू के शिलालेख, रचना का नाम है खुशबू के शिलालेख। खुशबू के शिलालेख के रचनाकार कौन हैं। तो खुशबू के शिलालेख के रचनाकार हैं भवानी प्रसाद मिश्र। ऑप्शन बी इसके लिए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है अंधा युग के रचनाकार कौन हैं। तो अंधा युग के रचनाकार हैं धर्मवीर भारती। अंधा युग धर्मवीर भारती की रचना है। गर्म हवाएं किसकी रचना है। यह है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की रचना गर्म हवाएं। आत्मजयी के रचयिता का नाम है। आत्मजयी की जो रचयिता है वह है कुंवर नारायण। आत्मजयी के रचयिता का नाम कुंवर नारायण है। अगला प्रश्न है खूंटियों पर टके लोग, खूंटियों पर टगे हुए लोग, यह रचना किसकी है। आपको बताना है कि जो रचना खूंटियों पर टगे हुए लोग है यह किसकी है। इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन सी है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। खूंटियों पर टगे हुए लोग, यह रचना सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की है। अगला प्रश्न है हंसो हंसो जल्दी हंसो के रचयिता हैं। हंसो हंसो जल्दी हंसो के रचयिता कौन हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है रघुवीर सहाय। रघुवीर सहाय जो हैं हंसो हंसो जल्दी हंसो के रचयिता हैं। अगला प्रश्न है अनुभव के आकाश में चाँद। अनुभव के आकाश में चाँद, यह रचना किसकी है। तो अनुभव के आकाश में चाँद, इस रचना के लेखक का नाम है लीलाधर जंगुड़ी। अनुभव के आकाश में चाँद रचना के लेखक हैं लीलाधर जंगुड़ी। अगला प्रश्न है ताप के ताए हुए दिन, ताप के ताए हुए दिन किसकी रचना है। तो ताप के ताए हुए दिन जो रचना है यह है ऑप्शन ए त्रिलोचन की। ताप के ताए हुए दिन त्रिलोचन की रचना है। अगला प्रश्न है मिट्टी की बारात के रचनाकार हैं। मिट्टी की बारात के रचनाकार कौन हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर है शिव मंगल सिंह सुमन। मिट्टी की बारात जो है शिव मंगल सिंह सुमन की रचना है मिट्टी की बारात। और अगला प्रश्न है जो कि वीडियो का लास्ट प्रश्न है वह है लोग भूल गए हैं किसकी रचना है। तो लोग भूल गए हैं, इस रचना के लेखक हैं रघुवीर सहाय। ऑप्शन सी राइट आंसर है। इसी के साथ ये वीडियो हमारी यहीं पर एंड होती है। मिलते हैं अगली क्लास में नई वीडियो के साथ, कुछ नए प्रश्नों के साथ। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। ऐसे ही आगे भी आपको वीडियो डेली मिलती रहेंगी। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।